कई घंटों की चढ़ाई, अनेक यादगार पल और माता रानी के दर्शन की अद्भुत अनुभूति। आज के ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा पर। जय माता रानी। वेलकम टू माय लाइव ब्लॉगिंग वंस अगेन। जायका लाइव विद सारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले ब्लॉग में हम भुवनेश्वर से दिल्ली और फिर वंदे भारत एक्सप्रेस से रात के करीब 11:30 बजे कटरा पहुंच चुके थे। रात को होटल में रेस्ट किए और आज वो दिन था जिसका हम सबको इंतजार था। आज हम माता रानी के दर्शन के लिए निकलने वाले थे। सुबह नहा धोकर लगभग 10:30 हो रहे थे सुबह के, उस समय हम होटल से निकल गए। क्या रहा हमारा अनुभव, कितना कठिन था यह सफर और कैसे हुआ दर्शन, चलिए चलते हैं आपके साथ। सुबह सुबह कटरा का माहौल गजब का था। हर तरफ माता दी की गूंज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा और श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बन रहा था। तो सबसे पहले हम चले यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए। माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। यात्रा पंजीकरण कार्ड के बिना आप यात्रा के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते। पूरी चढ़ाई के दौरान यह कार्ड आपके पास ही रहेगा और वापसी में इस कार्ड को जमा करना होता है। यह कार्ड बस स्टैंड के पास स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटर से निःशुल्क मिल जाता है। वैसे इसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। लाइन काफ़ी लंबी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो करीब 40 मिनट्स लग गए यहाँ पर और फाइनली हमें यह कार्ड मिल गया। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम बाणगंगा पहुँचेंगे, जहाँ के चेक पोस्ट पर हमारे पंजीकरण पर्ची और साथ में जो कुछ भी सामान हम लेकर आए हैं, थोड़ा बहुत पानी, मेडिसिन या रास्ते के लिए ज़रूरत की सामान, उनकी स्कैनिंग होगी और उसके बाद ही वास्तविक रूप में यात्रा का पैदल रास्ता शुरू होगा, जो कि लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। कटरा में ही हम लोगों ने माता रानी के नाम वाला पवित्र चुनरी या पट्टा भी जिसे कहते हैं, उसको सर पर बनवाया, जिससे मन में श्रद्धा और उत्साह और भी बढ़ गया। आगे बढ़ने से पहले हमने गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। यात्रा काफ़ी लंबी थी और करीब 12 बज चुके थे, इसलिए बाणगंगा पहुंचने से पहले हमने कुछ देर रुककर ब्रेकफास्ट भी कर लिया। बाणगंगा की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में शॉप के साथ ही कई जगह आकर्षक धार्मिक फोटो पॉइंट्स बने हुए थे, जहां माता रानी की गुफा और पवित्र पिंडियों के साथ श्रद्धालु यादगार तस्वीरें भी बनवा सकते हैं। जगह जगह ये चीज़ें हमें नजर आई। बहुत ही खूबसूरत ये फोटो पॉइंट्स दिख रहे थे पूरे सेटअप के साथ तकरीबन हर जगह। और कुछ ही देर में अब हम पहुंच चुके थे बाणगंगा। इसे वैष्णो देवी यात्रा का प्रथम महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तब उन्होंने अपने साथी लंगूर की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर बाण चलाया था, जिससे यह पवित्र जलधारा प्रकट हुई थी और देवी ने इसी जलधारा में अपने बाल धोए थे। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बाणगंगा के घाट पर डुबकी लगाते हैं और यहाँ इस फर्स्ट चेक पोस्ट पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हमारी चेकिंग और RFID कार्ड की चेकिंग हुई। यहाँ भी काफी लंबी लाइन थी। बाणगंगा के निकट ही गीता भवन है, जो प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था के साथ सुंदर धार्मिक परिसर भी है, जहाँ विभिन्न देवी देवताओं, शंकर जी, पार्वती जी, सरस्वती माँ की मंदिर भी है। वहाँ दर्शन कर प्रणाम कर हम लोग फिर आगे बढ़े। और अब शुरू हुआ हमारा असली सफर। हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की। पहाड़ों के बीच बना ये मार्ग आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ था।
हर उम्र के लोग माता रानी के दर्शन के लिए बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते भर कहीं कहीं पर ढोल बज रहे थे, लगातार जय माता दी के नारे गूंज रहे थे, जो आपके थकन को काफ़ी हद तक दूर कर देते हैं। कोई पैदल यात्रा कर रहा था, कोई घोड़े या पालकी का सहारा ले रहा था, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, मात्र माता रानी का दर्शन। यात्रा के दौरान कई जगहों से पहाड़ों के अद्भुत दृश्य को देखने का मौका मिला। नीचे बसी कटरा नगरी और दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को देखकर मन प्रकृति की सुंदरता में खो सा जाता है। जगह जगह विश्राम करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। कुछ एक जगह हमने सीढ़ियों से भी चढ़ाई की। वैसे दूसरे रास्ते भी उपलब्ध थे जहां सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। रास्ते में जगह जगह बैठने, खाने पीने और विश्राम की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। 3.5 किलोमीटर डन, 9 किलोमीटर टू गो। सबसे खास बात थी यहाँ का वातावरण। चारों ओर माता रानी जी की गूंज और भक्तों के अटूट विश्वास, जो यात्रा में उनके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा भर देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद एक बोर्ड नजर आया जहाँ लिखा था भवन भाया हिमकोटी मार्ग और भवन भाया हाथीमाथा मार्ग, और वहाँ पर डिस्टेंस भी इंगित था। वहाँ से हम लोग अर्धकुमारी की तरफ चल निकले। मैं कहीं और फैमिली मेंबर्स कहीं और। ऐसा ही होता है, जो जितनी दूर चल सके चले, फिर कहीं विश्राम करने पर सभी एक जगह मिल जाते थे। कटरा पहुंचते ही हम लोगों ने 2 सिम कार्ड ले लिए थे, क्योंकि वहां पर हमारा मोबाइल सिम काम नहीं कर रहा था। इस तरह हमारा आपस में कांटेक्ट भी हो जा रहा था बारी बारी से। और अब हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके थे। मैं कितना किलोमीटर चले थे? अभी 6.5 हुआ है, मोर 6.5 और अर्धकुमारी पहुंचकर हम लोग सबसे पहले एक जगह रुककर कुछ खाए। लंच टाइम भी हो गया था, करीब करीब 3:30 बज चुके थे और हम लोग लगातार चल भी रहे थे, तो भूख भी लगना वास्तविक ही था। हम लोग अर्धकुमारी में कुछ खाना खाए, साथ ही साथ वहां पर विश्राम भी हो गया। अर्धकुमारी यात्रा का मध्य बिंदु माना जाता है, यानी आपकी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है, यानी 13 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर आप तय कर चुके हैं। यहाँ पवित्र गुफा का दर्शन किए। अर्धकुमारी से भवन तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो पारंपरिक हाथी मठ वाला मार्ग और दूसरा तार मार्ग यानी हिमकोटी वाला, जो अपेक्षाकृत कम चढ़ाई वाला और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। तो हम लोग भी प्रकृति का आनंद लेते हुए हिमकोटी मार्ग से भवन की तरफ चल दिए। जैसा कि बोर्ड पर मैंने आपको दिखाया था, 2 तरह के रास्ते दोनों साइड में। अब हम धीरे धीरे भवन के करीब पहुंच रहे थे। यात्रा लंबी जरूर थी, लेकिन हर कदम के साथ दर्शन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। और फिर वो पल आया जब हमें दूर से ही माता वैष्णो देवी भवन की पहली झलक दिखाई दी। कई घंटों की यात्रा के बाद इस दृश्य ने सारी थकन को जैसे पल भर में दूर कर दिया। मन में एक अलग ही खुशी और कृतज्ञता का भाव था कि माता रानी ने हमें अपने दरबार पहुंचने का अवसर दिया। भवन के पास पहुंचकर सामान लॉकर रूम में रखकर स्नान करने के बाद हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग गए। आरती का टाइम था, तो 7 बजे से लेकर करीब 9:15 तक हम लोगों को लाइन में ही रहना पड़ा। आरती के बाद माता रानी के दर्शन हुए। रात के करीब 10 बज गए। पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाकर हम लोगों ने डिनर किए और हम लोग रेस्टोरेंट में ही थे कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। किसी तरह भीगते भागते हुए हम लोग दुर्गा भवन को पहुँचे। दुर्गा भवन, जहाँ श्रद्धालुओं के रुकने, कंबल और शयन कक्ष की अच्छी सुविधा है, वहाँ पर हम लोगों ने करीब 4 घंटे व्यतीत किए। उसके बाद भी जब बारिश बंद नहीं हुई और सारे लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ की बारिश कम से कम 2-3 दिन तक तो लगातार रहती ही है, और हमारे आगे की जर्नी सारी तय थी, टिकट वगैरह हो चुके थे। तो 4 घंटे बाद भी जब बारिश नहीं रुकी और थोड़ी सी बारिश जैसे ही कम हुई, तो हम लोगों ने घोड़े की सहायता से फिर नीचे जाने का तय कर लिया। रास्ते काफ़ी स्लिपरी हो चुके थे। भैरवनाथ भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाए।
बारिश के कारण दूर से ही उनसे क्षमा याचना की और उन्हें प्रणाम किया और घोड़े की सहायता से हम लोग नीचे वापस फिर से कटरा पहुंच गए। घंटों की लंबी चढ़ाई के कारण पैरों और शरीर में काफ़ी थकन महसूस हो रही थी। शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए हम लोगों ने मशीन मसाज करवाए, मशीन का सहारा लिया। कुछ ही मिनटों की मसाज ने शरीर को काफ़ी राहत पहुंचाई, पूरे दिन की थकन को काफ़ी हद तक कम कर दिया। लंबी यात्रा के बाद यह छोटा सा ब्रेक सच में बहुत सुकून देने वाला था। मसाज लेने के बाद करीब 7 बजे सुबह हम लोग फिर से वापस होटल में वहीं पहुंच गए जहां कटरा में होटल में रुके थे। स्टेशन के पास ही था करीब होटल, और वहां 3 से 4 घंटे फिर विश्राम करने के बाद 11 बजे होटल से चेकआउट किए। मेरे लिए यह यात्रा सिर्फ एक ट्रेवल एक्सपीरियंस नहीं थी, बल्कि यह आस्था, परिवार और आध्यात्मिक अनुभव का एक सुंदर संगम था। उस पर से हम लोगों ने पहली बार वैष्णो माता रानी के दर्शन किए थे, तो वो अनुभूति जो थी वो दिल दिमाग में एकदम छा सी गई थी। इतनी अच्छी लग रही थी कि उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। माता रानी के दरबार में बिताए हर पल हमेशा याद रहेंगे। होटल के पास में ही एक रेस्टोरेंट थी जिसमें जाकर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किए और फिर कटरा स्टेशन के लिए वहाँ से निकल गए। हरिद्वार के लिए हमारी ट्रेन 3 PM को थी। तब तक कटरा स्टेशन पर करीब 2-2.5 घंटे हम लोगों ने व्यतीत किए वहीं पर कटरा स्टेशन पर ही, और वहाँ से फिर अगले पड़ाव के लिए हमें अब रवाना होना था। वैसे तो वैष्णो देवी यात्रा सालों भर चलती रहती है, पर सभी माह का अपना अपना महत्व है। अगर आप मार्च से जून में जाएंगे तो मौसम सुहाना मिलेगा, दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक रहेगी। ट्रैकिंग रिलेटिवली कंफर्टेबल होता है, तो फैमिली के साथ अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये सब है काफ़ी सही रहेगा, जिसमें मैंने भी यात्रा किया। और अगर सितंबर से नवंबर में जाते हैं तो बारिश के बाद पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। नवरात्रि का आनंद ले सकेंगे। दिसंबर से फरवरी में जाते हैं तो स्नो का आनंद ले सकेंगे। इस तरह से 12 महीने यहाँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए अच्छे ही होते हैं। आप जब चाहें तब प्लान कर लें। माता रानी वैष्णो देवी आप सभी को अपने दरबार में बुलाएं। वैष्णो देवी यात्रा के यादगार अनुभव के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था हरिद्वार। अगले ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगी हरिद्वार की पवित्र गंगा स्नान में, हर की पौड़ी की दिव्य गंगा आरती में, और दिखलाएंगे हरिद्वार की खूबसूरत झलक को। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी। आप सभी को भी जल्द से जल्द माता रानी अपने दरबार में बुलाएं और अपनी अद्भुत छवि का दर्शन कराएं। जय माता दी।